वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताल्लिक है। बेसिकली ये वो एरा है जब 1930s में एक डिप्रेशन आया। डिप्रेशन के बाद जो इकोनॉमिस्ट थे उनको जो है सोचने के लिए एक नया मकाम मिला और उन्होंने एक नए नज़रिए से सोचना शुरू किया। उनके नज़रियात को यहाँ से चेंज होना पड़ा, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम पुरानी यानी जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल जो है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर बात नहीं करते थे, वो शॉर्ट टर्म्स के ऊपर बात करते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा था? इस वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ 1930 का, उस डिप्रेशन के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आवारा लोगों की तरह सड़कों पे घूमते रहे नौकरी की तलाश में। तो उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, जिसके बाद क्राइसिस आ गए। उस क्राइसिस को जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था। जो इकोनॉमिस्ट थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं थी इकोनॉमी के अंदर कि जी कोई भी काम आपका बगैर किसी वारंट के या बगैर किसी उसके हो जाए। यानी उनका उनका बकौल ये था कि नेचर ये थी, उनकी नेचर ये थी, वो ये फोकस करते थे कि लेजर फेयर मार्केट है, यानी गवर्नमेंट को किसी भी तरह इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी ऑटोमेटिक खुद ब खुद सेट हो जाती है। प्रोड्यूसर जो है वो खुद एक कंज्यूमर है, तो वो ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट बनाएगा जो प्रोडक्ट जो है इकोनॉमी के अंदर फुल खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 1930s का डिप्रेशन आया, उस डिप्रेशन में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जो थी वो अनसोल्ड रह गई। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ स्कूल, कुछ नए थॉट्स निकले जिसमें हम मॉडर्न थॉट कहते हैं, जिनको मॉडर्न थॉट कहते हैं। जैसे काइनेशियन आए इसके अंदर काइनेशियन के साथ साथ हिक्स आए। हिक्स ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास एक इकोनॉमी की ऐसी हालत मौजूद हो गई जिससे हमें ये चीज पता चल गई कि क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, किस तरह से इकोनॉमी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था? मोस्टली प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हम जो है वो सफर कर रहे थे ऐसी इकोनॉमी से जिस इकोनॉमी के हम सोच भी नहीं सकते थे, ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं काइनेशियन इकोनॉमिक्स की। काइनेशियन एक मॉडर्न फादर कह लीजिए आप इन्हें, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ये फादर थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर भी इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, और मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर इनका बड़ा रोल प्ले है। इनका रोल क्या था? इन्होंने जो है 1936 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था जनरल थ्योरी। और इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारी जो पुराने कंसेप्ट थे उनको, एक तो उनको जो है वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन के अलावा उनका जो थीसिस था उसे क्रिएट किया। उस थीसिस को क्रिएट करना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। उन्होंने फिर जो है फाउंडेशन की, यानी उन्होंने फाउंडेशन रखी कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी को होल्ड कर सके। गवर्नमेंट को इस तरह से होल्ड करना चाहिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर ना बढ़ाते हुए गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे। यानी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी की किस तरह से दे कि अगर आप देखें, अगर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सप्लाई चेन की मुतासर हो रही है, सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, तो ऑलमोस्ट सप्लाई चेन क्यों मुतासर हो रही है? क्योंकि जब डिप्रेशन आ गया जॉब का, तो जॉब नहीं रही तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जॉब की रिसोर्सेज बढ़ानी चाहिए और उन रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए जिन रिसोर्सेज से जॉब की अर्निंग बढ़ सके और अर्निंग गेन कर सकें। इसके अलावा वो ये कहते थे कि जी अगर जॉब नहीं भी मिलती, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपकी कंजप्शन ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी। इकोनॉमी जो है वो एक सफरिंग कंडीशन में चली जाएगी। सफरिंग कंडीशन का कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत सारी थ्योरीज पेश की, जैसे कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थ्योरीज पेश की, इन्होंने एक्सलेटर थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, इन्होंने कई ऐसी थ्योरीज थी जो इन्होंने मनी सप्लाई के ऊपर काम किया, इन्होंने मनी के ऊपर भी बहुत सारे काम किए। यानी इस वक्त हम मनी के रोल को जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो कहते थे कि मनी मार्केट में भी बिल्कुल बार्टर सिस्टम वाली पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर जो है केनेशियन ने इस चीज को फॉल्स करार दे दिया। फिर उसके बाद मॉनिटरिस्ट का वो आया, इसमें मिल्टन फ्राइडमैन वगैरह आया। मिल्टन फ्राइडमैन वगैरह ने क्या किया? इन्होंने एक ऐसा नोबल नोबल थ्योरी पेश की और ऐसी फिगर डेवलप की जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से चेंज होती है मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। यानी मनी सप्लाई का क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस चीज को, इस एरा को जो है वो डिस्कस नहीं किया था और इस सिस्टम को डिस्कस नहीं किया था कि मनी मार्केट में किस तरह से डिस्कस होगा। लेकिन जो मॉनिटरिस्ट यानी जो मनी से रिलेटेड साइंटिस्ट थे या जो मनी से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट थे, उनको हम मॉनिटरिस्ट के नाम से जानते हैं। मॉनिटरिस्ट क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो उनका जो दिमाग था या उनका जो सोचने का तरीका था वो मनी के ऊपर था, और वही कहते थे मनी किस तरह से मार्केट को सप्लाई दे सकती है, मनी किस तरह से प्राइस हाइक कर सकती है,
किस तरह से प्राइस क्रिएशन कर सकती है, किस तरह से हम प्राइस को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं नई मॉनेटरी पॉलिसीज को। इन पॉलिसीज को हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन की हद तक बता रहा हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है, जस्ट इंट्रोडक्शन के वे में आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फर्दर डिस्कशन है ये बहुत काफी ज्यादा हाई डिस्कशन और काफी ज्यादा डीप डाउन है, मगर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा सरसरी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि मॉनेटरिस्ट थे क्या। बेसिकली मॉनेटरिस्ट वो साइंटिस्ट, वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये सोचा कि जो मनी की सप्लाई है वो इकोनॉमी पे किस तरह से ओवरलैप होगी, किस तरह से ओवरले करेगी, या किस तरह से हम मनी सप्लाई के थ्रू जो है वो अपनी इकोनॉमी को सप्लाई दे सकते हैं, या किस तरह से हम इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं जब हम मनी की सप्लाई प्रॉपर करेंगे, जब मनी हमारे पास प्रॉपर मूव कर रही होगी मार्केट में, जब मनी का फ्लो क्लियर होगा, जब मनी का फ्लो क्लियर होगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो सप्लाई ऑफ मनी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। उससे हम बहुत सारा जो है वो इकोनॉमी के बहुत सारे, जैसे कहना चाहिए कि बहुत सारे गैप्स को हम फिल कर सकेंगे। फिर उसके बाद जी न्यू काइनेशियन स्कूल, यानी ये न्यू काइनेशियन स्कूल थे, यानी ये जो उनके फॉलोवर थे, काइनेशियन के फॉलोवर्स थे, ये उनका एरा था। इस एरा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया कुछ ट्रेडिशनल मॉडल्स के ऊपर जो काइनेशियन के मॉडल थे, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते थे कि जी इनकी एक्सपेक्टेशन और माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं थी, इस वजह से इनके मॉडल जो है वो उस कंडीशन में डिफाइन नहीं किए गए जिस कंडीशन में डिफाइन कर सकते थे। बेसिकली ये मानने वाले तो उन्हीं के थे केनेशियन की, मगर इनकी जो रिसर्च थी वो रिसर्च कुछ यूं बताती थी कि जो साइंटिस्ट जो काइनेशियन ने डिस्कस किया अपनी थ्योरीज के अंदर, उसके अंदर जो है बहुत सारे फ्लॉज रह गए थे, बहुत सारे कसूर उनके मौजूद थे, जो कसूर को क्लियर करने के लिए उन्होंने जो है उनके स्कूल के उनके जो चाहने वाले या उनके मद्दाह कह लें, वो जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग थे, उन्होंने इस थ्योरीज को पुट ऑन किया और दोबारा सीरीज को ऑपरेट करने का एक जैसे कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजी ली कि दोबारा उसको पुट ऑन कर सकें। बाद उन्होंने कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन पेश की कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंदर काइनेशियन कहीं कहीं फ्लॉप हो गए थे, उन्होंने कहीं क्लैरिटी नहीं दी थी रैशनल एक्सपेक्टेशन की, मगर जब इनके फॉलोवर्स ने जब इनको कंटिन्यू किया इस थ्योरीज को, तो उन्होंने लाजमी तौर पर इस चीज को देखा कि हमें यहाँ पर रैशनल एक्सपेक्टेशन का रूल फॉलो करना पड़ेगा और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मजीद थ्योरीज को पेश किया और जो पुरानी थ्योरीज थी उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म दिया। जो उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मार्केट जो है वो एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर देती है, अगर हम रैशनल एक्सपेक्टेशन का रूल देखें तो उससे मार्केट कुछ इस तरह की शक्तियां बरकरार हो जाती हैं मार्केट के अंदर, जिससे मार्केट में इकोनॉमी का चलना फिलहाल जो है मुअत्तल नजर आता है, मौखर नजर आता है। फिर उसके बाद जी रियल बिजनेस साइकिल थ्योरीज आ गई। इसके बाद जो है अगर हम रियल बिजनेस साइकिल थ्योरीज को देख लें, ये हमारी क्या थ्योरीज हैं कि अब बताना ये था, कंट्रीब्यूशन ये करनी थी कि डेवलपमेंट ऑफ रियल बिजनेस, यानी डेवलपमेंट ऑफ रियल बिजनेस के क्या मतलब क्या था इस थ्योरी का। इस थ्योरी का मतलब ये था कि जो रियल शॉक्स हैं, यानी रियल शॉक्स क्या होते थे, जो आपका मनी सप्लाई या आपका जो इकोनॉमी में शॉक्स आते हैं, जो मनी सप्लाई की वजह से आते हैं या रिसोर्सेज लेक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो शॉक आते हैं, उन शॉक से बिजनेस पे या इकोनॉमिक्स पे क्या कोई पोजीशन बनती है। इसके अलावा वो ये करते थे कि अगर कुछ ऐसी चीज हो कि कोई इन्वेंशन आ जाए, कोई नई इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाए, कोई नई मशीनरी आ जाए, तो उस मशीनरी का जो बिजनेस पे शॉक पड़ेगा, यानी जो उस पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा। बेसिकली शॉक यहाँ पर इफेक्ट को कहा जा रहा है कि जो इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा वो क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि हमें जो है उस मुल्क के या उस कंट्री के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिस कंट्री के अकॉर्डिंग हम जो है वो टेक्नोलॉजी जहां यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को एक शॉक लगेगा, यानी हमारी इकोनॉमी में एक चेंज आ जाएगा, जिस चेंज को उन्होंने यहाँ डिस्कस किया और डिस्क्राइब किया। इस डिस्क्रिप्शन की वजह क्या थी, इस डिस्क्रिप्शन की वजह ये थी कि इन्होंने फ्लक्चुएशन आउटपुट, यानी इन्होंने कहा कि यहाँ पर आउटपुट भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर रहा है और कभी कभी इस आउटपुट को देखने में ये जो आउटपुट है
कभी कभी ज्यादा हो रहा है और कभी कभी ये बेहतर भी हो जाता है, कभी कभी ये डाउन भी चला जाता है, जिसकी वजह से। लेकिन अब ये था कि इससे पहले किसी ने ऐसी डेफिनेशन या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं गई थी। यानी देखिए, अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमारी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारी क्या है, जो जो हमारी इन्वायरमेंट है या जिस कंट्री के अंदर हम बिलोंग करते हैं, उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू कब क्रिएट होगी, जब हम उसकी रियल वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। तो इस वजह से बिजनेस को जो है वो फिर प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से इस थ्योरी को पेश किया गया। तो उसके बाद आ जाते हैं स्टॉकेस्टिक स्टॉकेस्टिक डायनामिक स्टॉकेस्टिक, यानी ये भी एक जनरल इक्विलिब्रियम थी, मॉडल था। ठीक है, इसमें ये कहते थे कि जी एक तरह का ये भी एक मॉडल था। ठीक है, इस मॉडल के अंदर उन्होंने ये कहा हुआ था कि जी ये एक बहुत पॉपुलर टूल था इन मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी पॉपुलर टूल है, यानी बहुत मशहूर टूल है, जिससे हम एलोबरेट करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी को। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो थ्योरी होती है वो रैशनल एक्सपेक्टेशन को और स्टैटिस्टिक होती क्या है बेसिकली, स्टैटिस्टिक होती ये है कि खिंचाव, जो कि खिंचाव आपकी इकोनॉमी में पाया जाता है, ये खिंचाव स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है वो यहाँ पर फ्रेमवर्क किया गया, और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी में खिंचाव आ रहा है या इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, वो उतार चढ़ाव की वजह बेसिकली क्या है, वो उतार चढ़ाव की वजह ये है कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो इकोनॉमी में सेगमेंट्स मौजूद हैं, और उस सेगमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो सिस्टमेटिकली हम इसको जो हम एलिब्रेट करेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है ये एक टूल का काम करेगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमें कि हमारी इकोनॉमी किस पोजीशन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, जो है वो इकोनॉमिक एनालिसिस के टूल भी प्रोवाइड किए, यानी इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, किस किस चीज के थ्रू हम इकोनॉमी को एनालिसिस करते हैं, या इकोनॉमी के रिसोर्सेज को या उसकी पावर को, उसके जो भी उसके गेन्स और उसके जो गेन इफेक्ट्स हैं, वो गेन इफेक्ट्स को भी इन्होंने एलोबरेट किया। इन्होंने मजीद एलोबरेशन के अंदर क्या किया, इन्होंने कहा कि जी एनालिसिस जो है वो इकोनॉमी का किस बिहाफ पर होगा, ये भी इन्होंने डिसाइड किया और इसको एक्सप्लेन किया। ये इनके बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था। जब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फर्दर डिटेल में जाएंगे। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या थी, यहाँ पर जो है एक ऐसी थ्योरीज पेश की गई जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर थी, यानी इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो इकोनॉमी का बिहेवियर बताया गया। इकोनॉमी का बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी कीमत में उतार चढ़ाव या आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पर उतार चढ़ाव मौजूद होता है, तो उस उतार चढ़ाव की वजह से क्या होता है, आपकी जो आपकी गेन और जो आपका गेन परफॉर्मेंस होती है, वो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी उससे अंदाजा लग जाता है आपको कि आपकी इकोनॉमी किस पोजीशन में खड़ी है। और ये फैक्टर होता है जो कि आपकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस किए। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे कि इंसान साइकोलॉजी के थ्रू किस तरह से इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है और इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन भी आपको यही चीज बता रही थी कि अगर कंज्यूमर के पास 50 रुपए हैं तो 50 रुपए की कोशिश करेगा कि 50 रुपए की वांट्स में मैक्सिमाइजेशन करे, वो वांट ज्यादा ले। जितनी ज्यादा उसकी वांट्स हो जाएंगी, वो कम पैसों में वांट्स को लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब उसके पास अब्रप्ट अमाउंट होगा और उसके पास बहुत कम अमाउंट आ रहा होगा, तो वो ऑलमोस्ट ये कोशिश करेगा कि उसे कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट वे मिले जिस अल्टरनेट वे से वो इसको कर सके। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये फोकस करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये कहती है कि इकोनोमाइज करना है कंट्रीब्यूशन को, जो कि अंडरस्टैंड जो आसानी से हम समझ सकते हैं, यानी हम जिन फैक्टर्स पे हम समझ सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है इकोनॉमी की कहाँ कहाँ तक मौजूद होगी। इसके अलावा डेविएशंस हैं, यानी डेविएशंस, डिफरेंट डेविएशंस उन्होंने बनाई, जिससे हमें ये पता चला और बहुत सारे एजम्पशंस क्रिएट किए, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि ये किस तरह से है। अब जब इसको फर्दर डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इस पे हम मजीद एलिब्रेशन करेंगे इसको।